बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे हमने सोवियत यूनियन को निकाला वैसे हमने अमेरिकन को निकाला। ईरान के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो फिर हमें इसी लेवल की सपोर्ट देनी पड़ेगी। खाली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सियासी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट या इंटेलिजेंस शेयरिंग से ईरान को आप नहीं बचा सकेंगे। नहीं, लेकिन अब वो बम उस पर गिरा दिया है। सदर ट्रंप ने कहा तो ये था कि वो 2 हफ्ते लेंगे। फील्ड मार्शल साहब से मिलने के फौरी बाद उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था इस करने के लिए। 2001 की एक वीडियो मौजूद है जिसमें नेतन्याहू अमेरिका में बैठ के पिच कर रहा है कि हमें इन मुस्लिम ममालिक को टारगेट करना है, जिसमें इराक भी है, ईरान भी है, फलां भी है, और वो खास तौर पे ईरान की बात करता है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग मार्शल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। आज इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती है। वी आर द डिसाइसिव फैक्टर जंग का, और कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम हमला करने का फैसला करेंगे। हमने उसी दिन व्लॉग करके आपको बताया था कि जंग का स्केड्यूल अब जारी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त लाल टोपी काफी ज्यादा खौफ में जी रहा है क्योंकि जंग अब पाकिस्तान के नजदीक आ चुकी है। जिस तरह से इजराइल ईरान को पेल रहा है, अब अमेरिका ने भी सीधे सीधे एंट्री मार दी है। साथ ही लाल टोपी को यह भी डर है कि भारत के अननोन गनमैन पाकिस्तान में लाल टोपी को ढूंढ रहे हैं और वह किसी भी वक्त लाल टोपी का काम तमाम कर सकते हैं। यही कारण है कि लाल टोपी काफी ज्यादा पाकिस्तान में दहशत में जी रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में अननोन गनमैन घूम रहे हैं, उससे पाकिस्तानी परेशान है। पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ खड़ा होगा वो मुल्क अपनी आफियत, अपनी खैरियत महसूस करता है। पूरी दुनिया, तुर्की तो क्या, अजरबैजान तो क्या, ईरान, सब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान हमारा भाई है। हत्ता कि एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे दिया ईरानी वजीर ने कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हम पर एटम बम गिरा तो हम इसराइल पे मार देंगे। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो अपनी कौम के कॉन्फिडेंस के लिए, उनको देने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉर थी, एक साइऑप्स थी, एक इंफॉर्मेशन वॉर थी, अपनी कौम को समझाने के लिए कि हौसला रखो, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान से इनको हौसला मिलता है। पाकिस्तान किस जाने जाए, और इसीलिए ट्रंप ने बुलाया था फील्ड मार्शल को पूछने के लिए कि आप किस जानिब खड़े। फील्ड मार्शल ने जाहिर है इसको कोई जवाब नहीं दिया, जब भी ट्रंप तपा हुआ था बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान ने इसकी बात नहीं मानी या उसको कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। हम खुफिया तौर पर भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं। कुछ बातें हम खुल के करेंगे, कुछ हम खुफिया करेंगे, किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। आखिर हमने एटम बम भी तो खुफिया बनाया ना, किसी के बाप को नहीं पता चला हमने कैसे बनाया। तो हमने अगर ईरान की मदद करनी है तो हम खुफिया करेंगे, किसी के बाप को नहीं पता चलेगा। और इसराइल को भी बिला वजह चोटें लगेंगी, हर तरफ से मार पड़ेगी। उसको वही लगेगा कि यार ये मार कहां से पड़ रही है मुझे। वो हम चाइना से बात करें, रशिया से बात करें, ईरान के साथ मिलकर करें ना करें इंशाल्लाह, लेकिन हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। हमारा बहुत पुराना बदला है, उसने इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमला किया था। हमने इसराइल को जवाबी जरूर मारना है। देखो एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप बेशक, इसराइल इंडिया के जरिए पाकिस्तान को तबाह करवाना चाहता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो इंडिया और इसराइल के दरमियान जो मिलिट्री अलायंस है, इसको पाकिस्तान ने हर हाल में तोड़ना है। और उसको तोड़ने का तरीका यह है कि आप इसराइल को इतना मारें कि इसराइल इस काबिल ही ना रहे उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को वो इंडिया को सपोर्ट कर सके। फिर हम इंडिया से निमट लेंगे। इंडिया के साथ हमारी जंगें शुरू हो चुकी हैं और ये जंगें अब लंबी चलेंगी, फेजेस में चलेंगी। अभी एक राउंड खत्म हुआ है, दूसरा राउंड आएगा, फिर वो रुकेगा, फिर फेजेस, अल्टीमेटली फाइनल बैटल हमारी इनके साथ शुरू होगी। तो हमें इस वक्त जबकि जंग चल रही है, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि हम इसराइल को इतना मारें कि उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कम से कम खत्म हो जाए, वो इस काबिल ना रहे कि इंडिया को ड्रोन सप्लाई कर सके या टेक्नोलॉजी। किस तरह मारेंगे जब हम अमेरिका हमें बुलाता रहेगा, हम व्हाइट हाउस जाते रहेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चाइना भी बुलाएगा, आपको रशिया भी बुलाएगा, आपको अमेरिका आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ, इसराइल वालों की कह रहा हूँ, जब तक अमेरिका इसराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ, किस तरह पाकिस्तान टेक ऑन कर सकता है इसराइल को? जो कुछ करेंगे, हमने खुद अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई। जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, अमेरिका के बाप को नहीं पता चला। जो हमारे करने वाले लोग हैं उनको मालूम है क्या करना है। पाकिस्तान स्पेशलाइज करता है कवर्ट ऑपरेशन में भी और ओवर्ट ऑपरेशन में भी। जो हमने करना है वो हम करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। डील हो जाते हैं। ये आप सवाल मुझसे उस वक्त कीजिएगा कि जब आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल चेंज होंगे। तो इमरान ने भी यही प्लान किया था कि अगले 20 साल तक मैं हुकूमत करूंगा। वो फैज़ को इसीलिए लाना चाह रहा था, बाजवा को इसीलिए एक्सटेंशन दी थी उसने कि फैज़ प्रमोट होकर उस मकाम पर आ जाएगा, फिर मैं बाजवा को हटा के फैज़ को ले आऊंगा। आप समझते हैं क्या आर्मी चीफ नहीं चेंज होंगे? जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, ये बात नहीं कि वो चाहें या ना चाहें, रिटायरमेंट डेट आ जाए या ना डेट आ जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में हालात ऐसे बने हुए हैं कि इतनी खौफनाक जंगें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम खुद उनसे कहेगी कि प्लीज़ यू स्टे
एंड टेक केयर ऑफ अस। इनके होने से कौम को हौसला मिल रहा है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ बाजवा और फैज़ ने जो तबाही मचाई थी, जो फ़ौज का कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ था, जो कौम और फ़ौज के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हो गया था, जो एक नफ़रत थी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस कौम के अंदर, वो ओवरनाइट ख़त्म हो गई जब इस सिपह सालार ने यह फ़ैसला किया कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और करके दिखाया। तो इस वजह से इस वक्त जो रेटिंग है, जो रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी रेटिंग है पाकिस्तान में, लोग कहते थे पहले इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, फैक्ट है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सबसे पॉपुलर लीडर है। और कौम भी इनसे यही कहेगी कि आप ना जाएं, यू स्टे एंड डू द ड्यूटी एज यू आर आपके डूइंग। 5 साल हो गए, आप ना जाएं, स्टे, और वो अगला टाइम कम अज कम जो मैं अगले 10 साल तो मैं जंगों के देख रहा हूँ, और अल्लाह जिंदगी दे सिपह सालार को, ही शुड स्टे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता। जनरल ज़िया भी रुक रहे थे, उनको शहीद कर दिया ना। पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये रहें। ये जब लोग इनके पूरे पाकिस्तान में लोग इनके खिलाफ बकवास कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये अच्छा आदमी है, ये हाफिज कुरान है, ये मुसलमान है, ये मुजाहिद है। ये आपको वक्त आने पर आपको नजर आ जाएगा कि ये किस किस्म का मुसलमान है। और वाकई यही हुआ। पर जब भारत के साथ चैलेंज हुआ, यही होता ना, जब आजमाइश का वक्त आता है उसमें इंसान का असल रंग नजर आता है। इमरान को आजमाइश मिली, वो कोलैप्स कर गया। जनरल आसिम को, फील्ड मार्शल आसिम को चैलेंज आया, ये राइज कर गए। जब भी पूरी दुनिया इनको बुलाकर इनसे इज्जत से बात कर रही है, बिकॉज ही अचीव्ड, ही डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। इमरान कोलैप्स्ड, यही फर्क है। थोड़ा सा आप पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं क्यों इतनी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है? मतलब अभी भी राइट नाउ हम जिस रूम में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें भी हमारे साथ एक वेपनाइज्ड शख्स मौजूद है। व्हाई इज इट सो? आप मुझे ये बताइए, आपने ये देखा है ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा नफरत किस पाकिस्तानी से की जाती है इंडियन मीडिया में? लाल टोपी वाले से। ये फैक्ट है ना। आपको यह भी मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में जितने मुजाहिदीन मौजूद थे, भारत कुछ अरसे से उनको कत्ल करवा रहा है। इज दैट राइट और नॉट? राइट है कि नहीं? तो ये पाकिस्तान में जितने वो एलिमेंट्स हैं कि जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भारत की हिट लिस्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में कोई 10 या 12 के करीब मुजाहिदीन लीडरशिप को कत्ल किया गया। कौन कत्ल कर रहा है? जाहिर है यहां भी जासूस मौजूद हैं। और इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अल्लाह के फजल से पूरे भारत में अगर किसी शख्स से नफरत की जाती है तो वही लाल टोपी वाला है। तो जाहिर है कि मुझे भी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, मुझे भी इंफॉर्मेशन दी गई है अपने दोस्तों की तरफ से कि प्लीज बी केयरफुल, आप मुलाकातें महदूद कर दें, आप ट्रैवल कम कर दें, यू आर अ टारगेट, दे आर ट्राइंग टू असैसिनेट यू। हमारा एक रोल है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के दुश्मनों को हमसे तकलीफ पहुंचती है। तो अब सैयदी रसूलुल्लाह ने भी मैदान जंग में डबल जर्रा बख्तर पहनी है, 2 बॉडी आर्मर्स पहने हैं आपने। क्यों सैयदी रसूलुल्लाह ने क्यों 2 बॉडी आर्मर पहने? इसलिए कि यही आपने फरमाया, हमको सिखा दिया कि जब तुम्हें थ्रेट हो तो अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करो। तो यही वजह है। जाहिर है कि आप हर वो शख्स के जो दुश्मन के लिए खतरा है उसकी सिक्योरिटी क्यों होती है, और किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। हालांकि सदर ट्रंप ने ये कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है चीज़ें सब क्लियर थी। शायद उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रजीम के साथ ही अपनी फैसले को रोके हुआ था, और जैसे ही उन्हें इनके साथ बातचीत हो गई तो उन्होंने फौरी तौर पर स्केड्यूल जारी किया। और अब आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है। अब देखते हैं ईरान जवाब दे पाता है, नहीं कितना जवाब दे पाता है। लेकिन अमेरिका ने अब खुद से, पहले तो इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, अब अमेरिकी तैयारों ने जाकर बाज़ाब्ता तौर पर ये जंग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो GBU-57, जी हाँ, दुनिया का जो सबसे वजनी बम है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं या बंकर बस्टर कहते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया है और मल्टीपल बम्स जो हैं वो गिराए हैं। आपको हमने कल ही एक व्लॉग में बताया था कि इस बम को सिर्फ और सिर्फ B-2 जो बॉम्बर्स स्टेल्थ प्लेन है, सिर्फ वो गिरा सकते हैं। और हमारे पिछले व्लॉग में ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो मसूरी स्टेट, मसूरी की एयरफोर्स की अमेरिका की बेस है, वहाँ से 2 या 3 जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने उड़ान भरी थी और रवाना हुए थे वो मशरक़ वस्ता की तरफ। और ये हमने आपको कल ख़बर दी थी, और उस वक्त आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रीफ्यूलिंग भी ज़रूरी होगी। और साथ ही हमने आपको ये खबर दी थी कि इसी बेस से रीफ्यूलिंग करने वाले जहाज़ भी उनके साथ उड़े थे। पहले आपको डिटेल दे दें कि ये कहाँ कहाँ हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, फिर आपको ये बता दें कि उसके बाद सदर ट्रंप ने एक स्पीच की है, अपनी कौम से खिताब किया है। उसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।